एक समय था लालू यादव को, जेपी को, इन सभी को ठोकरें खानी पड़ती थी। नीतीश कुमार खुद ठोकर खाए हैं। मुझे याद है नीतीश कुमार पटना में छोटा मोटा दंगा कहीं हुआ था और नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी दोनों घूम रहे थे पटना की सड़कों पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट और बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो सुशील मोदी का माथा फूट गया कि आज बिहार की राजनीति में अगर तेजस्वी यादव 2 बार ट्राई कर चुके हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे ला रहे हैं, लेकिन नीतीश को नहीं हरा पा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान आज जमीन की धूल फांक रहे हैं। और आप एक बात समझ लीजिए, बिहार की राजनीति की जमीन में इतना विटामिन ए से लेकर जेड तक है ना, कि फांक लीजिएगा तो 100 साल का राजनीतिक जीवन हो जाता है। खेत यहाँ का कभी खाली है? लालू फाके, जेपी फाकी, इंदिरा गांधी फाकने आई, और आज भी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कोई भी हो, आज बाहर के राज्यों के आके नेता, हमारे यहाँ शरद यादव में कोई भी हो, आज यहाँ का धूल फाक के अरुण जेटली हो, कोई भी हो, फाक के सभी नेता बने हैं। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार, इन तीनों को नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। खबरें बहुत देखते हैं आप, हमें मालूम है कि आप खबरची हैं, लेकिन अक्सर आपकी एक शिकायत होती है कि राजनीतिक खबरों में, बिहार की खबरों में रस नहीं बची हुई है। रस आएगा कैसे? जब इसको आप चीरेंगे, फाड़ेंगे, तब रस निकलता है, और इसी प्रक्रिया को पंचनामा कहते हैं। हम पंचनामा की कड़ी लेकर के आए हैं, जिसमें बिहार की राजनीतिक खबरों को चीर फाड़ करके उसके तह तक हम पहुँचेंगे। हम नहीं पहुँचेंगे, हम तो कंपाउंडर हैं, हमारे डॉक्टर साहब पहुँचेंगे। हमारे साथ हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी, जो बिहार की राजनीतिक खबरों को चीर फाड़ करके उसके तह तक पहुंचते हैं और सबसे निचले तह से निकाल के लाते हैं कि दरअसल पर्दे के पीछे क्या चल रही है, कौन सी बात है। पंचनामा का ये पहला एपिसोड है। पंचनामा एक ब्रांड है, लेकिन ब्रांड के इस शोरूम का ये पहला एपिसोड है, पहला जो है उद्घाटन है। आज भी है हमारे पास खबर कि कन्हैया कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव तीनों युवा हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? देखिए, जब आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कुछ कहना चाहिए जी। इन पॉलिटिक्स से पहले कुछ और बातचीत कर लिया जाए। कर लिया जाए। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि नमन मिश्रा बोलेगा क्या। मुझे पता है कि इस एपिसोड को दर्शक कम और मित्र ज़्यादा देख रहे हैं। मित्रों के लिए एक मैसेज है जी, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जिस राजनीतिक कद पे इस वक्त पहुंचे हुए हैं और जिस तरह का उनका रहा है राजनीतिक इतिहास, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार अब अवसान की तरफ बढ़ चुके हैं जी। और जब भी किसी का राजनीतिक अवसान आता है तो वो इंसान की आयु की तरह नहीं होता है, वो कभी भी आ सकता है जी। जवानी में भी आ सकता है, जैसे कि राहुल गांधी का आया, बिल्कुल, और बुढ़ापे तक भी नहीं आ सकता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी का अभी भी चल रहा है जी। तो आप इसे नेचुरल प्रक्रिया ना समझ के एक शुद्धतः राजनीतिक, पूरी तरह से डिपेंडेंट राजनीति पर प्रक्रिया को समझिए। बिल्कुल। हमारे आपने कहा कि 3 लोगों का नाम आपने लिया, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार। बिल्कुल। इन तीनों को नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। बिल्कुल। ये केवल राजनीतिक पार्टियों ने नहीं किया है, बल्कि बिहार की राजनीति में जो स्वतः क्रिएट हुई है वैक्यूम, उसकी वजह से हुआ है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर हमें आज तक कोई ऑप्शन मिला ही नहीं जी। आप कहिए कि तेजस्वी यादव फिर क्या है? नहीं, तेजस्वी कभी ऑप्शन नहीं बन के आए जी। तेजस्वी यादव को हर बार नीतीश कुमार भतीजा बनाकर रखे। बिल्कुल। हमेशा उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने छत्रछाया में अपने अंडर करने की कोशिश की, चाहे सदन में ये कह देना कि आपके पिता हमारे मित्र थे, आप हमारे बेटे जैसे हैं, या उनको लेकर जाकर जनगणना के मसले पर मिल लेना, किसी मुद्दे को छीन लेना उनके हाथ से, जब वो विरोध करते तो उनको विरोध को हल्का कर देना, उसके बारे में क्या बात करना, उसके बारे में क्या बोलूं, उसके पिता से पूछ लो, उसकी माँ से पूछ लो, उसके बारे में नहीं बोलूंगा, ये करके वो हल्का करते हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, क्या यही काम वो तेजस्वी यादव के अलावा चिराग पासवान या कन्हैया के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं जी। उन्होंने प्रयास किया चिराग पासवान के साथ करने का, नहीं कर पाए। बिल्कुल। उन्होंने कन्हैया कुमार को, एक मुझे वक्त याद है जब कन्हैया के ऊपर इल्जाम लगा और नीतीश कुमार विपक्ष में थे, मतलब भाजपा के खिलाफ थे,
महागठबंधन का हिस्सा थे, कन्हैया आए, बिहार मुलाकात की, सबने आशीर्वाद दिया, नीतीश कुमार ने भी आशीर्वाद दिया। लेकिन तब तक कन्हैया कुमार पर भाजपा हमलावर हो गई और बैकफुट पर जाना पड़ गया नीतीश कुमार को। तो मुझे याद है कि नीरज कुमार की फजीहत भी हुई थी, बिल्कुल, क्योंकि नीरज कुमार ही प्रवक्ता थे उस वक्त, उठाकर कन्हैया कुमार को मिलवाने लेके गए थे और आशीर्वाद दिलवाए थे कन्हैया प्रोजेक्ट करिए जी। तो नीतीश कुमार की सेकुलर जो छवि थी उसको उसी वक्त बड़ा झटका लगा। हाँ। कि नहीं, आप तो तुष्टिकरण करते हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है तथाकथित रूप से। हाँ, कभी भी कन्हैया ने ये साबित अब तक नहीं हुआ है, और ना ही ऐसा कन्हैया ने किसी और मंच से कभी कुछ कहा। जो वीडियोस थे उन पर आज भी सवाल खड़ा होता है, और कन्हैया कुमार सार्वजनिक मंच से कभी भी भारत के खिलाफ नहीं बोले हैं। उनमें राष्ट्रवाद दिखता है, जो राष्ट्रवाद जांच की प्रक्रिया फिलहाल वो भी जारी है अभी तक। और उसे बार बार हिंदू मुस्लिम डिवाइड के रूप में क्रिएट करके भाजपा प्रोजेक्टेड रही, और नीतीश कुमार को लगा कि इसका बड़ा घाटा हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस मुद्दे पर ही यू टर्न ले लिया। हाँ। लेकिन हाल में हमने देखा कन्हैया कुमार की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई जब सरकार हमने हाल में देखा कि कांग्रेस भी कन्हैया कुमार को लेकर काफी लिबरल हो गई है। लिबरल क्या हो गई है, न्योता लग रहा है कि दे दिया, न्योता लग रहा है, बिल्कुल। और चिराग पासवान की राजनीति को अगर शॉर्ट कट में मैं बताऊं तो बिहार में चिराग पासवान के पास सारी संभावनाएं थी, केंद्रीय मंत्री बन सकते थे, एक बड़ी पार्टी उनके पास थी, एक बड़ा वोट बैंक है, जब चाहे इस वोट बैंक को चेक की तरह भजाकर आलीशान राजनीति कर सकते हैं। लेकिन अब इसे कहिए वक्त का तकाजा या जिस राजनीतिक संभावनाओं की मैं बात कर रहा था, डिपेंडेंसी, उन्होंने फोर्स किया। लेकिन चिराग पासवान आज जमीन की धूल फांक रहे हैं। और आप एक बात समझ लीजिए, बिहार की राजनीति की जमीन में इतना विटामिन ए से लेकर जेड तक है ना, हाँ, कि फांक लीजिएगा तो 100 साल का राजनीतिक जीवन हो जाता है। खेत यहाँ का कभी खाली है। लालू फाके, जेपी फाकी, इंदिरा गांधी फाकने आई, और आज भी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कोई भी हो, आज बाहर के राज्यों के आके नेता, हमारे यहाँ शरद यादव है, कोई भी हो, आज यहाँ का धूल फाक के अरुण जेटली हो, कोई भी हो, फाक के सभी नेता बने हैं। हमारे राज्य से ज्यादा कहीं कोई राजनीतिज्ञ पैदा हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और मैं केवल, हम ठीक है हमारे यहाँ के राजनीति के थोड़े बदनाम भी हैं, लेकिन जितना अंतर राष्ट्रीय राजनीति में पैदा किया है हमारे लोगों ने, क्या इतना बाकी का हस्तक्षेप रहा है क्या भारत का? बिल्कुल नहीं। हाँ, अन्य राज्यों ने प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन हमने क्या नहीं दिया है? लोकतंत्र से लेकर, अगर ज्ञान की धरती और इन सारी चीजों का तो वर्णन करना बेकार हो जाता है, बेमानी होता है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक राजनीतिक चर्चा करने आए हैं। लेकिन एक कहावत है, जो हम करें वो सही। हाँ। जो हम करें वो सही, जो ऊपर वाला करे ना वो एकदम सही। हो सकता है आज जो हमारे साथ हुआ हो इसके पीछे भी ऊपर वाले का कोई हाथ हो। बिल्कुल। 7 लाख लोगों का परिवार हमारा अब 8 लाख की तरफ बढ़ चुका था। इसके बाद हम शायद नेक्स्ट स्टेप जो हमें उम्मीद थी कि 1 मिलियन हम पहुंचते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पहुंच पाएंगे। आज नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। ये वो तैयारी भी हमने शुरू कर दी है। पंचनामा के आज के एपिसोड में राजनीतिक चर्चा तो करेंगे ही, साथ साथ बीच बीच में ये संवाद भी जारी रहेगा। बिल्कुल। देखिए, पिछले 10 सालों से बिहार की राजनीति में एक इंजीनियर के तौर पर आकर पढ़ाई करने के बाद, 15 लाख रुपया बाबूजी का गलाने के बाद, पत्रकारिता चुनकर यहाँ आकर 15 लाख रिकवर करना तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर वो रिकवर करना होता तो उसके रास्ते कई हैं बिहार में। मैं अपने आसपास अपने द्वारा सिखाए गए शिष्यों को, अपने छोटे भाइयों को महीने, साल भर, 2 साल में 5 लाख रुपया कमाते देखता हूँ। क्या आपने कभी मेरे चेहरे पर शिकन देखा? क्या अभी कभी आपने ये महसूस किया? दर्शकों से पूछ रहा हूँ, कभी आपको लगा कि भारत लाइव किसी पूर्वाग्रह में है? हमने हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट खबरें चलाई हैं, और ठोकर हम कहते हैं। हम सरकार की वकालत क्यों करें? हम नीतीश कुमार की बड़ाई क्यों करें? हम नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छी अच्छी बातें आपको क्यों दिखाएं? हमारा वो काम नहीं है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अखबारों और कई अन्य चैनलों को अपने यहाँ रख रखा है। हम फ्री वॉइस हैं, हम खुली आवाज है, स्वच्छंद उड़ने वाले पंछी हैं, जिन्हें बांधना, रोकना आपके बस में नहीं है। आप रोक सकते हैं, बांध सकते हैं, क्षणिक बांधिएगा, फिर कोई और पंछी उड़ जाएगा। और जब पंछी आसमान में होता है तो इंसान चाह कर भी उसे काबू नहीं पाता है। बिल्कुल, आपके गिरफ्त में है, जितना दबाना है दबा लीजिए, लेकिन याद रखिए जिस दिन उड़ेंगे आपकी पकड़ में नहीं होंगे। चलिए खबर पे वापस आते हैं। बिल्कुल। जिस चर्चा पे हम थे उस पे मैं और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है बिहार क्रांति के लिए। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव। तेजस्वी यादव के पास 30% का वोट बैंक शुद्ध है।
अगर अगर हम 15-15 भी जोड़ते हैं तो शुद्ध 30% होता है, बिल्कुल, यानी व्हाइट वॉश। जी, ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया हारती हराती है और निकल के जीत के कप लेके चली आती है। हाँ, लेकिन इतना आसान अगर क्रिकेट होता तो ऑस्ट्रेलिया हर साल जीतता। हर साल जीतता, बिल्कुल। यहाँ पे देयर आर मेनी डार्क हॉर्सेस इन बिहार, जिसमें से एक कन्हैया कुमार है, दूसरा चिराग पासवान है। कन्हैया कुमार की बात पहले कर लेते हैं। हाँ, कन्हैया कुमार जिस पार्टी की राजनीति करते हैं उस पार्टी में भी उनका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रह नहीं गया है। जी, जब से उनके खिलाफ जो प्रस्ताव एक आया था, जी, मुझे याद है, तब से उन्होंने पार्टी से दूरी भी बना ली है जी, और उन्हें एक नया गर्द चाहिए। हाँ, यहां आपको धन्यवाद देना होगा जी, प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर का, जिसके अंदर से बिहार की राजनीति को लेकर प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, महत्वाकांक्षा हो सकता है, वो भी खत्म नहीं हो रहा है, और हो सकता है बदला लेने का मन हो, बदला लेने का एक टकराव, जी, वो भी खत्म नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से प्रशांत किशोर ने नया स्वांग रच दिया है। जी, प्रशांत किशोर जब बंगाल से चले थे जिताकर ममता बनर्जी को, तो सब लोग, मुझे याद है, राजदीप सरदेसाई और दो दिग्गज नेता उस वक्त रवि करमाल, उनसे लगातार सवाल पूछ रहे थे और उन दोनों पत्रकारों को एक जवाब देकर प्रशांत किशोर ने चुप करा दिया, यहां तक कि झेप गए दोनों। जी, उन्होंने कहा कि हम बिजनेस जरूर करते हैं लेकिन हम हराने वाला बिजनेस नहीं करते, जिताने वाला करते हैं। जिताने वाला करते हैं, आपकी तरह नहीं। लास्ट में उन्होंने कह दिया। और जब ये बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर वापस आएंगे बिहार, उस मंच से उन्होंने मान लिया कि मैं बिहार आ रहा हूं, और इस बार स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर, बिल्कुल, इस बार राजनीति के तौर पे, बिल्कुल। और अगर प्रशांत किशोर को ऑफर, हमें खबर चलाई है, हमें पता था प्रशांत किशोर को बिहार कांग्रेस ने अपना जिम्मेदारी दे दिया था, महत्वपूर्ण, चलाइए चुनाव तक, यहां से यूपी चुनाव हो, उसके बाद के चुनाव हो, जो भी संभावना हो बिहार में आप तय कीजिए। और हमें याद है कि एकदम स्पष्ट नाम लिखा हुआ राजेश राम का काट दिया गया, बिल्कुल। तो कांग्रेस कुछ तैयारी कर रही है ना जी, और इन तैयारियों का हिस्सा हो सकता है कि मीरा कुमार हो सकता है कि कन्हैया कुमार हो, बिल्कुल। लेकिन कन्हैया कुमार पर ज्यादा चांस इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदरूनी मीटिंग्स में राहुल गांधी को दिग्गज नेताओं ने ये कन्विंस किया है, और राहुल गांधी ने भी लोगों को कन्विंस कर दिया है कि अब मैं पीएम के कैंडिडेट के तौर पर नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अब कांग्रेस को मेरे बात का सोचना चाहिए। कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के भक्त चरण दास, वे आते हैं और यहाँ के माहौल को भाग करके कहते हैं कि कांग्रेस का अगर प्रदेश अध्यक्ष बिहार का दलित होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। ऐसे में राजेश राम जी का नाम लेकर के दिल्ली तक जाते हैं, लेकिन दिल्ली में पहुंचने के साथ ही वो पेपर जो है फाड़ दिया जाता है। दलित राजनीति हो चुकी है, अशोक चौधरी को बिहार में कमान मिल चुका है, और उसका रिजल्ट 0 था। आपके 27 सीट आई थी, 27 सीट उन्होंने अपने दम पर नहीं लाया था। लालू और नीतीश के एक होने की वजह से अशोक चौधरी को 27 सीटें मिली थी। और वही अगर देखिए तो आप प्रयास, लाख अल्पसंख्यकों को टिकट मिल गया, लाख समीकरण देखा गया, लेकिन फिर भी इस बार 70 सीटों में 19 सीट लाई। बिल्कुल, आप समझ रहे ना, पार्टी रिवाइव नहीं हो रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन अब इस वजह से होता क्या है कि अगर बिहार में कन्हैया कुमार को एक ऐसी पार्टी मिल जाती है जिसका पुराना जनाधार हो, जिसका वोट बैंक हो, सवर्णों में जिसकी पकड़ हो। देखिए, कन्हैया कुमार कभी खुले मन से ये नहीं कहेंगे कि वो भूमिहार है। कन्हैया कुमार कभी खुले मन से ये मानेंगे नहीं कि भूमिहार है, लेकिन अगर भूमिहार नहीं तो बेगूसराय से चुनाव कहे लड़े। भूमिहारों के गढ़ से चुनाव, वो भी गिरिराज सिंह के खिलाफ क्यों लड़े? पटना से लड़ जाते हैं, पटना में अच्छी पॉपुलैरिटी होगी उनकी। लेकिन आप समझ लीजिए, राजनीति संभावनाओं का खेल जरूर है, लेकिन उन संभावनाओं को राजनीतिज्ञ ही तय करते हैं। बिल्कुल। और ये जब बेगूसराय से ताल उन्होंने ठोका था, उस वक्त ही तय हो गया था कि वो अपने जात का वोट लेना चाहेंगे। और जब राजनीति करना है तो कहा था कि थोड़ा नंगा होकर कीजिए, बिल्कुल, ताकि सब समझ में आए। छुप छुप के नहीं होना चाहिए। छुप छुप के राजनीति करने वालों का बिहार में हाल क्या होता है आप देखबे करते हैं। हम नाम किसी का लेके किसी को छोटा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आज बिहार की राजनीति में अगर तेजस्वी यादव 2 बार ट्राई कर चुके हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे ला रहे हैं, लेकिन नीतीश को नहीं हरा पा रहे हैं। मतलब अगला कहीं ना कहीं हैक करके ब्लैक लेके बैठा हुआ है, जैसा कि हम लोग साथ हुआ है। तो खैर चलिए, हम कहते हैं कि हैक कर लिया गया, चुरा लिया गया, वर्चुअल सामान था। 7 लाख लोगों को भी हैक कर लिया गया क्या? जी नहीं। वो 8 लाख लोग जो हम प्यार देते हैं हमें यूट्यूब पर, क्या उनको भी हैक कर लिया गया? बिल्कुल नहीं। क्या वो प्यार, वो मोहब्बत, वो जो अपनापन है वो खत्म हो सकता है? मैं नाम लेने लगूंगा ना अपने दर्शकों का, तो कम से कम 2000 नाम तो मैं अपने जुबान से ले सकता हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि एक व्यक्ति कौन कमेंट करता है। मेरा मोबाइल है सुबह से बजना बंद नहीं हुआ, 3 बार मेरे मोबाइल को चार्ज कर चुका हूँ, और फिर भी
क्या करता हूँ, 10 बार अगर कोई कॉल कर रहा है तो मैं 11वां बार उठा ले रहा हूँ, लेकिन 2-3 बार में हिम्मत नहीं हो रहा उठाने का। जवाब नहीं है हमारे पास जवाब यही है कि हम ये काम जारी रखेंगे। शून्य से शुरुआत करना पड़े, माइनस से करना पड़े या -56 डिग्री से करना पड़े, हम करेंगे। शून्य से शिखर का रास्ता हमें पता है और रास्ते में हम फूल लगाते हुए चलेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए सुमन, कोई ना कहीं यही रास्ता आप चिराग पासवान को तय करना है। हाँ बिल्कुल। जो तीसरे कंटेंडर हमारे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के, देखिए तेजस्वी अगर चाहे तो वो मुख्यमंत्री बन जाए, बन सकते हैं। कन्हैया चाहे तो उनके रास्ता बहुत कठिन है जी, चिराग चाहे तो उनके लिए महाकठिन है। बिल्कुल। क्यों महाकठिन है वो बता देखिए, फोन अभी भी फोन आना शुरू हो गया। महाकठिन क्यों है चिराग पासवान के लिए? क्योंकि चिराग पासवान को सभी थ्रेट मानते हैं। हाँ बिल्कुल। नीतीश, भाजपा, तेजस्वी, यहाँ तक कि तेजस्वी भी भीतर और कांग्रेस भी उनको लेकर बहुत आश्वस्त नहीं होगी। जी, मैं बता दूं आपको कि चिराग पासवान के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि चिराग पासवान को का वोट बैंक भले ही 6 से 8% के बीच का है जी, लेकिन उन्होंने जो राजनीति वास्तविक रूप में की है, सवर्णों को देखिए कमान देना, केवल सांकेतिक कमान नहीं जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी लोग हैं आप देख लीजिए, सवर्ण ही, राजू तिवारी से लेकर के सब हो। अगर किसी पार्टी में दूसरे अगर अंबेडकर खुद रहे हो, यानी रामविलास पासवान की बात, और उस पार्टी में बाकी लोगों के लिए भी समावेश की बात की जाती हो, अब बार बार उन पर आरोप लगाते, मुझे याद है लोग कहते हैं, मैं भी कालांतर में मैंने ये बात कही है कि रामविलास पासवान जिस तरह से मौका परस्त थे, उन्होंने जब भी देखा कि सूरज जिस तरफ निकल रहा है उसी तरफ अपना रुख कर दिया। लेकिन सच पूछिए तो जब भी उन्हें मंत्रालय मिला हो या ताकत मिली हो, उन्होंने हमेशा उस ताकत का सदुपयोग किया है। मुझे याद है जब कोरोना में देश में सबसे बड़ी ज्यादा समस्या पीड़ित हुई थी पिछड़े समाज के लोगों को, तो उनके पास जो मंत्रालय था उन्होंने मुफ्त आवंटित करना जारी रखा। लॉकडाउन के बाद भी लोगों को खाद्यान्न मिलता रहा। और एक बात बता दूं आपको, कंप्लेन जीरो था। अगर किसी जिले, किसी जगहों पर, कस्बे पर अगर मिल गया कोई कंप्लेन तो मिल गया, अन्यथा अभी भी कई जगहों पर बट रहा है वो राशन। किसने शुरुआत की थी, किसने बांटा, रामविलास, कोई कमी नहीं वहां आई। और आपको बता दूं कि जब उन्हें ताकत मिली, चाबी उनके हाथ में बिहार की राजनीति की आई, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बना दो एक मुस्लिम को, बना दो दलित को, मुस्लिम को बना दो। हाँ। और देखिए तो खुदा ना खास्ता उस वक्त राजनीति ऐसी थी, नरेंद्र सिंह ने बहुत बड़ी टूट कर दी उनकी पार्टी में। उसके बाद फिर जो हुआ वो आप अच्छे से जानते हैं। हाँ। तो चिराग पासवान ने राजनीति का सबसे बेहतर काल भी देखा है, और आज जो वो देख रहे हैं ना, मैं कहता हूं कि बिहार की राजनीति में किसी ने नहीं देखा है। जी बिल्कुल। विपक्ष में रहना जी एक अलग बात है, और इस तरह से दर की ठोकरें खाना अलग बात है। आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जिसने भी ठोकर खाई है ना, वो शिखर तक पहुंचा है। जी। एक समय था लालू यादव को, जेपी को, इन सभी को ठोकरें खानी पड़ती थी। नीतीश कुमार खुद ठोकर खाए हैं। मुझे याद है नीतीश कुमार पटना में छोटा मोटा दंगा कहीं हुआ था, और नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी दोनों घूम रहे थे पटना की सड़कों पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट और बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो सुशील मोदी का माथा फूट गया था। मतलब माथा फूटा था कि नहीं फूटा था ये कंफर्म नहीं है। हाँ। लाइव चैनल पे डिबेट में सुशील मोदी कह रहे थे कि हमारा माथा फूट गया, हमारा माथा फूट गया। लालू यादव जानते क्या बोले हैं लाइव में ही, माथा खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ, उनको भरोसा नहीं है इस पे। हाँ। धोखेबाज आदमी है, धूर्त आदमी है जी। और उन्होंने नहीं खोला, लालू जीत गए बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार को जब लालू यादव ने चैलेंज किया ना, नीतीश कुमार ने कहा ठीक है तो धोतियों खोलना पड़ेगा तो खोल देंगे, लेकिन अपनी बात हम साबित करेंगे। और यही नीतीश कुमार का जो प्लस पॉइंट लेने की यही प्लस पॉइंट जो उन्होंने लिया ना, ये काबिलियत मुझे चिराग पासवान में दिख रही है। जी बिल्कुल। यही जो समावेशी राजनीति है, ये साथ लेकर चलने का, कोर्सेस पर कोर्सेस का, वो मुझे चिराग पासवान में दिख रहा है। वक्त को समझने का सबसे ज्यादा तकाजा जो है चिराग पासवान को के पास दिख रहा है। देखिए ना, लालू प्रसाद यादव जी बार बार राजद की ओर से ऑफर दे रहे हैं, चिराग पासवान जी ब्रेक लगाए हैं, होल्ड लगाए हैं, तो ये समझ रहे हैं कि हमें पहले मजबूत होना है। कुर्सी एक हो और आपके सामने 3 लोग हों जो आपकी तरह एग्जैक्ट हो, और कुछ लोग आपके से अलग हों। डरना आपको किससे चाहिए? उससे जो आपकी तरह है। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि इसे भी पता है वही तरीका जिस तरीके से मैं कुर्सी पर बैठा हूं। नीतीश भी जानते हैं कि चिराग पासवान के पास वो काबिलियत है। आज नहीं तो कल वो राजनीति में अपनी संभावनाएं तलाश लेंगे। और देखिए, आज अगर चिराग पासवान के पीछे भी अगर एक बड़ा झुंड देख रहे हैं, हम बड़ा भीड़ देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का, जनता का, ये क्या साबित करता है? ये खरीद के लोगों को तो नहीं आ सकते आप हर दिन गांधी मैदान में जुटा सकते हैं भीड़। हालांकि उसमें भी नीतीश कुमार फेर फ्लॉप रहे थे पिछली बार। हाँ। लेकिन
आप सड़कों पर लोगों को धूल नहीं फंका सकते हैं इस तरह से। और अगर लोग फाक रहे हैं चिराग के बगल में बैठ के, तो मान के चलिए कि उसको इमोशनल पॉइंट पहले ही मिल चुका है। अब वो लोगों के जहन में अपनी स्थान बना रहा है। आपको उसने बुलाया, आप नहीं गए, आपने फिर उसे बॉयनी पॉइंट दे दिया। जी बिल्कुल। जो लालू यादव ने आपके साथ किया था वो आपने चिराग के साथ कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपने तो नेता बना दिया ना। जी बिल्कुल। जो काम रामविलास पासवान नहीं कर पाए वो नीतीश कुमार ने कर दिया। बिल्कुल। और आज अगर चिराग पासवान उपचुनाव में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट फाइनल कर रहे हैं, किसको डरना चाहिए? नीतीश कुमार को। आने वाले समय में नीतीश जी डर रहे हैं, आज भले डर रहे होंगे, नहीं डर रहे, मुझे लगता है शायद वो डर नहीं रहे होंगे। तो नीतीश जी का भी थोड़ा घमंड दूसरे टाइप का है राजनीति में। इस वक्त उनके पास ताकत भी है, भाजपा को दबाए हुए भी है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, भाजपा बिहार में कोई तैयारी तो कर रही है नीतीश के अगेंस्ट में। अपना बिहार में उनको जोड़ घटाव करना है ना। बिहार में भाजपा के पास कोई नेचुरल सीएम कैंडिडेट तो नहीं ना है। नहीं है। शाहनवाज को छोड़ दिया जाए तो भाजपा के पास कोई समीकरण नया दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं है कि आने वाले समय में चिराग पासवान कोई नया समीकरण लेकर आ सकते हैं बिहार में? बिल्कुल आ सकते हैं। भाजपा के साथ अगर रह गए, या भाजपा को आवश्यकता पड़ गई, या नीतीश कुमार भाजपा के बीच में ठन गया, या नीतीश कुमार ने भाजपा को कहा कि ठीक है तो अब हम जा रहे हैं राज्यपाल के पास, उस दिन क्या होगा? क्या भाजपा के पास दूसरा कोई गठबंधन का साथी दिख रहा है क्या दूर तक? जी नहीं। ऐसी स्थिति में भाजपा के पास क्या ऑप्शन बचता है? चिराग। चलिए अब इस बात को भी छोड़ते हैं, अब तीनों को एक साथ लाते हैं। कहा था ना कि जब एक एक करके बात हो गई तो अब एक साथ हेड टू हेड भिड़ा दिया जाए। तेजस्वी यादव के पास बड़ा जनाधार है। तेजस्वी यादव के पास अपने पिताजी हैं जो कि जीवित हैं और वो आज भी उनके लिए मंडल की राजनीति करने के लिए तैयार है। कन्हैया कुमार के ना आगे ना ना पीछे पगहा। हाँ बिल्कुल। लेकिन कन्हैया कुमार के पास प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर है। आज अगर प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति की संभावनाएं अपनी तलाश रहे हैं, या राजनीति बदलना चाहते हैं, या नीतीश का रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा कड़ी कन्हैया कुमार है। बिल्कुल। और अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं चिराग पासवान के पास, तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब चिराग पासवान के कपड़े अगर खो जाए तो शायद मुझे लगता है कि वो एक बड़ा लॉस उनके लिए हो सकता है। चिराग पासवान की स्थिति अभी हमारी की तरह। जी बिल्कुल हमारी तरह। ये नहीं करना। अन्यथा चिराग पासवान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जब व्यक्ति के पास खोने के लिए नहीं कुछ होता है तो लोगों को डरना चाहिए। अब इसे हमारी धमकी या चुनौती समझिए, लेकिन जो है सो यही। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। चिराग पासवान भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम लोग भी उसी रास्ते पर जो है अभी चल रहे हैं। आप यूं ही जुड़े रहें। पंचनामा की ये पहली कड़ी थी इस नए स्टेशन पर और इस नए प्लेटफॉर्म पर। आपको अगर कैसा लगा ये पंचनामा आप हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुले हुए हैं। नया नस्तर खरीदे हैं, नया नस्तर खरीदे हैं तो नया डाइसेक्शन होगा। हाँ डाइसेक्शन तो नया होगा ही, लेकिन इसके लिए जरूरत है कि आपका सपोर्ट, सहयोग जो है यूं ही पहले की भांति पूर्व वाला जो हम लोग का एक अलग संबंध है, जो हम बात करते हैं और आपके दिल तक बात दो तरफा जो संवाद है, वो संवाद लगातार जारी रहे। अगर ये संवाद जारी रहेगा तो अपने आप जो है आप हमारे वीडियो को शेयर करें। देखिए आग्रह मैं भी करूंगा कि अब चूंकि शुरुआत करनी है तो प्रतिष्ठा भी देखना है। जी बिहार की राजनीति में बहुत सारा हमने बहुत कुछ देखा है। कई पानी निकल चुका बिहार के बाढ़ का, चमकी बुखार का, हमने सब कुछ देखा, कोरोना के प्रहार का। लेकिन इस बार आवश्यकता है भारत लाइव को हमें आपके प्यार का। जी तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा कम लोग हैं तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। बस ऐसे ही ध्यान देते रहिए, प्रेम और आशीर्वाद यूं ही बनाइए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।